मैं आकांक्षा। मेरी शादी 18 वर्ष की उम्र में जल्दी जल्दी में दादी माँ के दबाव में कर दी गई थी, क्योंकि दादी माँ को शौक था कि वह अपनी इकलौती पोती की शादी देखकर इस दुनिया से जाएं। पता नहीं बुजुर्गों को कैसे कैसे शौक होते हैं कि हम पोते पोतियों की शादी देखकर जाएं, और उस चक्कर में माँ बाप बिना सोचे समझे कहीं भी जल्दी जल्दी में बेटी की शादी कर देते हैं, जबकि उसकी ज़िंदगी की तो शुरुआत हो रही होती है। खैर, इसी तरह से मेरी भी शादी तय कर दी गई। बहुत विरोध किया था मैंने अपनी शादी का, क्योंकि मैं उस वक्त BA पार्ट 2 में पढ़ रही थी। मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप और दादी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें तो अपने शौक पूरे करने थे। यह भी नहीं सोचा कि अगर कल को मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरी पढ़ाई तक पूरी नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगी। दादी माँ के आगे भी बहुत रोई थी मैं कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन दादी माँ का कहना था कि अभी तुझे ऐसा लग रहा है, शादी के बाद तू खुद ही बोलेगी कितने अच्छे घर में मेरी शादी हुई है। मेरे लिए जो लड़का ढूंढा गया था, पता नहीं क्या देखा था उसमें मेरे माँ बाप ने। उम्र में मेरे से 12 साल बड़ा था। काम धंधे के नाम पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जो कि शायद कुछ खास नहीं चलती थी। धन दौलत, घर संपत्ति के मामले में हमसे काफ़ी कमतर था। जिस सुख सुविधा में मैं अपने मायके में रहती थी, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाप और दादी का कहना था, अरे लड़कियों के भाग्य से सब कुछ हो जाता है, तेरे भाग्य में होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। भाग्य के भरोसे मुझे ब्याह कर ससुराल भेज दिया गया था। एक बार भी नहीं सोचा अगर मेरे भाग्य में नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। पता नहीं क्यों जिस कोख से माँ बाप बेटे को भी पैदा करते हैं और बेटे के एक एक दर्द पर उनकी आह निकल पड़ती है, उसी कोख से बेटी भी पैदा होती है और उसके दुख माँ बाप को क्यों नहीं दिखाई पड़ते। खैर, मैं विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। ससुराल आते ही ससुराल की असलियत भी मेरे सामने आ चुकी थी। घर का सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया गया। घर क्या था, एक आधा अधूरा कच्चा पक्का सा मकान था, जिसमें किसी तरह से गुजर बसर हो सकती थी। क्या देखा था मेरे पापा ने, पता नहीं। पति की आमदनी कुछ खास थी नहीं, बहुत हिसाब से घर खर्च चलाना होता था। घर में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। अपने पति के लिए बस उनका घर संभालने वाली और रात को उसे सुख प्रदान करने वाली एक औरत थी। इससे अधिक कुछ भी नहीं। ना कहीं घूमना फिरना, ना रोमांटिक बातें करना, ना कोई इच्छा, ना कोई तमन्ना। होती भी कैसे। 18 साल की मैं थी और 32 साल का वह था। उम्र में भी इतना अधिक फासला था। उसके अंदर पूरी मैच्योरिटी थी और मेरे हिसाब से वह नीरस था, क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी थी। जो हर लड़की अपने पति के बारे में सोचती है, वैसा उसमें कुछ भी नहीं था। और ना ही मेरी ख्वाहिश पूछना, ना ही खुद की तरफ से कोई कोशिश करना पत्नी को खुश रखने के लिए। आते ही सबसे पहले मुझे यह बोला गया, अब पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, जितना पढ़ लिख लिया काफ़ी है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बहू को ब्याह करके लाएं और फिर उसकी पढ़ाई भी करवाएं। उधर माँ बाप ने यही बोलकर विदा किया था कि तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वह तेरी पढ़ाई पूरी करवा देंगे, और अगर पूरी नहीं करवाई तो हम है ना, हम पूरी करवा देंगे। इस उम्मीद से माँ को फ़ोन लगाया था। माँ ने साफ मना कर दिया, बेटा अब तेरी शादी हो गई है, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, वह जैसा चाहेंगे वैसा ही कर। और वैसे भी शादीशुदा बेटी को क्या शोभा देता है माँ बाप से अपनी पढ़ाई के लिए पैसे मांगना। तू अपने पति से ही इस बारे में बात कर। इतनी सफाई से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था मेरे माँ बाप ने। ससुराल तो मैं अभी आई थी और वह मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेकर आए थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने कितनी चालाकी से अपनी बेटी से किनारा कर लिया था। फिर मैंने गौर किया कि शादी में मुझे क्या क्या मिला है, और जब मैंने देखा तो 1-2 जेवर और 2-4 कपड़े बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया था, जबकि अच्छी खासी संपत्ति थी मेरे पापा के पास। शायद सब अपने बेटे के लिए बचा लिया था, आखिर बेटा ही तो सब कुछ होता है। मैंने माँ को एक बार फिर इस बारे में बोला। माँ ने बोला, देख बेटा, बेटियों का इतना ही होता है मायके में, जो तुझे देकर विदा कर दिया। अब तुम मायके का मोह छोड़ दो, तेरे भाई के लिए सब कुछ है, आखिर तुझे तेरे पति के यहाँ मिलेगा ना तेरा हक। मैंने तो माँ से बोल दिया, क्यों माँ, क्या देखकर मेरी शादी की थी, क्या है मेरे पति के पास। माँ ने बोला, या तो बेटियों का अपना अपना भाग्य होता है कि उन्हें कैसा ससुराल मिलता है,
और फिर फ़ोन रख दिया। ससुराल में एक अच्छे कपड़े के लिए भी मैं तरस जाती थी। अगर रिश्तेदारी में किसी शादी में हमें जाना होता तो मेरे पास ढंग का कोई कपड़ा नहीं होता। अगर तबीयत ढीली है तो सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता। और गांव कस्बे के सरकारी अस्पतालों का हाल तो दुनिया जानती है। ऐसी जगह मेरा ब्याह कर दिया था मेरे माँ बाप ने कि मुझे अपना जीवन गुजारना मुश्किल लग रहा था। ऊपर से मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। कपड़े बर्तन धोने के लिए मुझे घर से बाहर आंगन में बैठकर बाल्टी में पानी लेकर धोना पड़ता था। कोई नल या पानी की टंकी तक की सुविधा नहीं थी, जबकि मेरे मायके में सारी सुविधा थी। अगर मेरे पापा को शादी की इतनी ही जल्दी थी तो वह देखभाल कर अपने बराबरी के घर में भी मेरी शादी कर सकते थे। लेकिन हाँ, फिर शायद दहेज भी उन्हें पूरा देना पड़ता तो उनका खर्च भी ज़्यादा पड़ता। और बेटियों के ऊपर कौन खर्च करना चाहता है? सब कुछ बेटों के लिए बचाना होता है तो बेटियों को लोग पैदा ही क्यों करते हैं? पैदा करते ही उनका गला क्यों नहीं दबा देते? या तो फिर उन्हें ऐसी सुख सुविधाओं में पालो ही मत कि अगर बाद में उन्हें एक ऐसे घर में ब्याह दो जहाँ सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी ना हो और उनका जीना ही मुश्किल हो जाए। खैर, इसी तरह से मेरा जीवन चल रहा था, एक एक चीज के लिए तरसते और तड़पते हुए। ऊपर से मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। बहुत जिद की मैंने मायके और ससुराल दोनों जगह पढ़ाई पूरी करवाने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई भी तैयार नहीं हुए। 1 साल के बाद मेरे भाई की शादी भी तय हुई। दादी माँ अभी भी भली चंगी थी, पर अपनी जिद में मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी करवा दी थी, वह भी ऐसे घर में। भाई की शादी में मेरी माँ और दादी काफ़ी महंगे कपड़े और जेवरों में घूम रहे थे, लेकिन मेरे पास ढंग का एक कपड़ा भी नहीं था। शादी में ही जो 1-2 साड़ियाँ माँ ने दी थी, जो कि मैंने लगभग कई बार पहन चुकी थी, वही मैं अपने भाई की शादी में पहन रही थी। भाभी के लिए माँ ने महंगी महंगी साड़ी, कपड़े और जेवर खरीदे थे, इतने ज़्यादा कि मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी, क्योंकि वह उनके घर में ही रहने वाले थे, किसी और घर में नहीं जाने वाले थे। क्यों इतना भेदभाव करते हैं माँ बाप बेटे और बेटी में? और उसके बाद बेटियों का दुख भी नहीं दिखता। माँ को एक बार भी शर्म नहीं आ रही थी कि बेटी अपने ब्याह के कपड़ों में घूम रही है और उन्होंने महंगी साड़ियाँ पहन रखी हैं। खैर, भाभी विदा होकर घर आ चुकी थी, सर से पांव तक जेवरों से सजी हुई। मायके से भी उन्हें अच्छे खासे जेवर मिले थे और अच्छा खासा दहेज भी मिला था। आखिर हमारे घर की आर्थिक स्थिति देखकर तो लड़की वालों ने हमारे भाई से उनकी शादी तय की थी। और मेरे भाई की कस्बे में सबसे बड़ी खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले सामानों की दुकान थी, जिससे बहुत अच्छी आमदनी होती थी। इसलिए लड़की वालों ने अच्छा खासा दहेज दिया था। लेकिन मुझे अच्छे से पता था मेरे माँ बाप भी मुझे इसी तरह से अच्छे घर में ब्याह सकते थे, पर उन्होंने बस अपने सारे पैसे बचा लिए ताकि बेटी के ऊपर कुछ खर्च ना हो। भाभी के आने के बाद कुछ दिन मैं मायके में ही रही। बहुत अजीब लग रहा था मुझे मायके का माहौल। भैया भाभी के आगे पीछे डोल रहे थे, जो कि मेरे पति ने कभी भी मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि उम्र में मुझसे वह काफ़ी अधिक बड़ा था, तो उससे ऐसी उम्मीद करना भी बेमानी है। भाई और भाभी लगभग हम उम्र थे और नई नई शादी हुई थी, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे अपनी शादी। माँ ने भाभी के आ जाने के बाद उन्हें अपनी तरफ से भी हर नेक में भारी भारी जेवर दिए, लेकिन मुझे क्या दिया था माँ ने, जबकि मैं इकलौती बेटी थी, जैसे वह उनका इकलौता बेटा था। सब कुछ देख रही थी मैं और सोच रही थी, क्या इन सब पर मेरा हक नहीं? मैं भी तो इस घर की ही औलाद हूँ, क्यों मुझे इस तरह से ब्याह दिया, वह भी ऐसे घर में जहाँ इतनी सुविधाओं की कोई उम्मीद और गुंजाइश ही नहीं है और ना ही कोई इच्छा है। घर में गर्मी बहुत हो रही थी। भैया ने शाम को ही भाभी की सुविधा के लिए कमरे में एसी लगवा दिया और मुझे अपना कमरा याद आ गया, जहाँ सीलिंग फैन तक नहीं है। टेबल फैन लगाकर सोती हूँ, वह भी बीच बीच में मेरा पति बंद कर देता है, बिल के डर से। खैर, मैं ससुराल वापस आ चुकी थी। भाई की शादी के नाम पर माँ ने एक जोड़ी कपड़े और एक छोटी सी कान की बालियाँ दी थी। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, बेटे बहू के लिए इतना कुछ और बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी मुझे। खैर, इसी तरह से 1 साल और बीत गया। मेरी भाभी भी अब माँ बन चुकी थी, क्योंकि उसकी उम्र शादी के वक्त 23 साल थी और अब वह 24 साल की उम्र में माँ बन चुकी थी। मेरी तो उम्र ही 18 साल थी और अभी मैं 20 साल की ही हुई थी शादी के 2 सालों के बाद। लेकिन इन 2 सालों में मैंने काफ़ी कुछ देख लिया और एक निर्णय ले लिया था कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा,
मुझे ऐसी बेगानी शादी में नहीं रहना, क्योंकि आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब उसके बारे में सोचा जाए। मेरा पति अपने छोटे से किराने की दुकान में खुश था, उससे आगे बढ़ने की कभी सोचता नहीं था, मुझे पढ़ाई लिखाई करने नहीं देता था। सास का कहना था, जो है जितना है उतने में ही खुश रहो और घर के सारे काम करो और घर की बहू बनकर रहो, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत लगाओ और अब जल्दी से मुझे पोते का मुंह दिखा दो। मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है और इसमें मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे शादी नहीं की थी, हाँ, लेकिन मेरे मायके वालों की पूरी गलती है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं भी उसी घर की बेटी हूँ तो मेरा भी हर चीज़ पर बराबर का हक है और अब मुझे मेरा हक चाहिए। मैं यह समझौते की ज़िंदगी नहीं जी सकती। मैंने एक दृढ़ निश्चय ले लिया था। पता था कि राह कठिन है, लेकिन मैंने सोच लिया था, दुनिया को जो कहना है कहे, मैं अब पीछे नहीं हटने वाली, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि अगर आज मैं पीछे हट गई तो मेरी ज़िंदगी ऐसी ही वीरान रहेगी। और ज़िंदगी जीने का हक सबको है, वह भी अपने हिसाब से। मैं खुश नहीं हूँ ससुराल में। नहीं चाहिए मुझे ऐसा नीरस पति जो उम्र में मुझसे 12 साल बड़ा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा घर जहाँ एक एक चीज़ के लिए तरसता तड़पना पड़ता है और नहाने के लिए घर के बाहर आंगन में चारों ओर पर्दे लगाने पड़ते हैं और बाल्टी में पानी लाकर नहाना पड़ता है। क्या देखकर शादी की थी मेरे माँ बाप ने, और अब डींगे मारते फिरते हैं कि हमने बहुत सही उम्र में अपनी बेटी की शादी कर दी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा ली। मैंने हिम्मत करके अपने पति से बोल दिया कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। सास और पति हैरान थे, यह क्या बोल रही है। मैंने बोला, मैं मायके जा रही हूँ, आप चाहे तो तलाक के कागज़ भेज दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी। पति ने बोला, पागल हो, पता भी है तुम क्या बोल रही हो। मैंने बोला, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपको कोई दोष भी नहीं दे रही, लेकिन मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती और मुझे पता है इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सच कहती हूँ, अगर परिवर्तन की थोड़ी सी भी गुंजाइश होती ना तो मैं समझौते करके यहाँ रह लेती, लेकिन मुझे पता है आपकी जितनी आमदनी है आप उतने में ही खुश रहेंगे। घर में सुविधाओं के नाम पर जो कुछ है, जितना है, उतने में ही समझौते करके आगे चलते रहेंगे। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। पति और सास ने एक दो बार मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया और मैं घर से निकल गई। मायके में मुझे अचानक आया देख मेरे मायके वाले परेशान हो गए और मुझसे पूछा, क्या हो गया इस तरह से अचानक। मैंने सब बोल दिया। माँ, मैं वह जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकती। माँ ने बोला, पागल है क्या, शादीशुदा होकर ऐसी बातें कर रही है, अब वही तेरा घर है। मैंने बोला, आपने बोल दिया और मैंने मान लिया। पापा ने बोला, क्या हुआ, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है, उन लोगों ने तुझे परेशान किया है। मैंने बोला, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ससुराल वाले परेशान करें तभी रिश्ता तोड़ा जाए, मुझे किसी ने कोई परेशानी नहीं दी है, लेकिन मैं उस तरह से की ज़िंदगी नहीं जी सकती। और अगर इस तरह की ज़िंदगी में मेरी शादी करनी थी तो क्यों मुझे बचपन में इतने सुख सुविधाओं में पाला। माँ, पापा और भाई भाभी ने बोला, बेटा जहाँ नसीब होता है शादी तो वहीं होती है। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं मानती। एक तो आप लोगों ने मेरी पढ़ाई नहीं पूरी होने दी, ऊपर से जल्दी जल्दी में और कम पैसों में शादी करने के चक्कर में कहीं पर भी मेरी शादी कर दी। आप लोगों को एक बार भी नहीं लगा क्या कि आपकी बेटी उस घर में कैसे रहेगी। देखा है उस घर को। अब माँ, पापा और भाई भाभी गुस्सा करने लगे और बोले, तो फिर कहाँ रहेगी। मैंने बोला, यहाँ रहूँगी, यह घर मेरा भी तो है। दादी माँ काफ़ी बीमार हो चुकी थी, फिर भी बोल रही थी, पागल हो गई है लड़की, जाओ लड़की को उसके ससुराल छोड़कर आओ। मैंने भी चिल्लाकर बोल दिया, क्यों, मेरी शादी देखने की तो बहुत जल्दी थी ना आपको, पर आप तो अभी तक जिंदा हैं। पापा ने बोला, कैसी बातें कर रही है। मैंने कुछ नहीं बोला। घर में मेरी शादी से पहले जो कमरा था, जो कि शायद अब उन लोग की नज़रों में मेरा नहीं था, मैं चुपचाप उस कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वह लोग भी कुछ देर के लिए चुप हो गए। सोचा होगा एक दो दिन में समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज देंगे, लेकिन मैं पूरा निर्णय लेकर आई थी। भैया ने मेरे पति से बात की तो उसने सारी बात बता दी और बोला, अब उसे आना है तो आए, नहीं आना है तो ना आए, हम उसे लेने नहीं आने वाले, अपनी मर्जी से गई है। बहुत रोका था, घर में बवाल मच गया था। मेरे भाई भाभी, माँ पापा सब चिल्ला रहे थे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था,
क्योंकि मैं एक दृढ़ निश्चय लेकर आई थी कि मुझे मेरा हक चाहिए। मैंने साफ साफ बोल दिया, मम्मी पापा मुझे मेरा हक चाहिए। आप लोगों ने जल्दी जल्दी में ऐसे ही मेरी शादी कर दी थी। क्या दिया था मुझे? क्या मेरा इस घर की संपत्ति पर कोई हक नहीं? इस पर पापा और भैया भड़क पड़े और बोले, बकवास मत कर, यहाँ की संपत्ति पर तेरा हक क्यों होगा? मैंने बोला, बकवास आप लोग कर रहे हो, मेरा बराबर का हक है। तब भाभी ने बोला, क्यों, आपकी शादी में आपको मिला नहीं? मैंने बोला, हाँ, जो शादी में मिला था ना वह मैं लेकर आई हूँ। कहकर मैंने शादी में मिले एक दो हल्के से जेवर और जो साड़ियाँ थी वह खोलकर भाभी के आगे रख दी और बोली, तो इसका बंटवारा बराबर बराबर कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको जो जो मिला है उसका भी बंटवारा कर दो। इसी घर से मिला है ना, और इस घर पर मेरा भी बराबर का हक है। यह सब सुनकर माँ ने तो मेरे ऊपर हाथ ही उठा दिया, लेकिन मैंने बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा हक लेकर रहूंगी। ठीक है, आप लोगों ने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, तो इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर दूंगी। मुझे भी जीने का हक है। आप लोगों ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, पहले तो मेरी पढ़ाई वापस चालू करवाइए। किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे मेरे हाथ पर छोड़कर चले गए। अब सबको लग रहा था क्या मुसीबत गले आ पड़ी है। एक हफ्ते तक मुझे समझाने की बहुत कोशिश की गई, पर मैं टस से मस नहीं हुई। उसके बाद उन लोगों ने बोला, जो करना है कर, तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। भाभी ने भी मुझसे साफ बोल दिया, जब यहाँ पर सब बंटवारा लेने आई हो तो अपने खाने पीने का इंतजाम कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाली। मुझे समझ में आ गया था, अब मेरे जीवन का असली संघर्ष शुरू हो चुका है। अगले दिन मैं सुबह उठी, सब लोग चाय पी रहे थे, मेरे लिए कोई चाय नहीं थी। मैं रसोई की तरफ जा रही थी तो भाभी ने टोका, रसोई का सारा सामान आपके भाई की कमाई का है। मुझे पता था कि मुझे ऐसे सवालों का ही सामना करना पड़ेगा। मैंने भी पलटकर जवाब दिया, भाई की कमाई पापा के दिए हुए पैसों से की गई दुकान से आती है और उन पैसों पर मेरा भी आधा हक था, तो पहले वह आधे पैसे दे दो, मैं अपनी रसोई का इंतजाम कर लूंगी, और इस रसोई घर के बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि आधी रसोई पर मेरा हक है। माँ ने मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरा। पापा और भाई का तो दिल कर रहा था कि मुझे बाहर ही फेंक डालें। भाभी मुंह बिचकाकर चली गई और मैं रसोई घर में चली गई अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि मुझे अब इसी तरह का जीवन गुजारते हुए अपना हक लेना है, यह मैंने सोच लिया था। चाय पीकर अपने लिए 2 पराठे बनाए और अचार के साथ खाते हुए घर के बाहर निकल गई। भाभी का कहना था, यही मौज मस्ती और आज़ादी तो चाहिए थी, इसीलिए तो ससुराल छोड़कर मायके में हिस्सा बंटवारा करवा रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता था अब मुझे राह चलते इस तरह की फब्तियों का सामना करना पड़ेगा। मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार थी। मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं सीधा अपने स्कूल गई और वहाँ जाकर मैंने अपने चित्रकला के टीचर से मिलने की इच्छा जाहिर की। स्कूल के अच्छे विद्यार्थियों में मेरी गिनती होती थी और अपना स्कूल में मैंने टॉप भी किया था। चित्रकला की टीचर मेरे पास आई और बोली, अरे आकांक्षा, तुम इतने सालों बाद यहाँ, क्या बात है? मुझे पता था अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वह सिर्फ लता मैडम ही है, हमारी चित्रकला के टीचर। मैंने बोला, लता मैडम, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, बस आपसे मदद चाहती हूँ। उन्होंने बोला, क्या बात है? और मैंने सब कुछ बता दिया। लता मैडम ने बोला, क्या तुम्हें सच में हिस्सा बंटवारा चाहिए अपने घर में? मैंने बोला, हिस्सा बंटवारा तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब चाहिए। क्यों मैं ऐसी जिंदगी जीऊँ जिसे मैं जीना नहीं चाहती, और मेरे भाई भाभी उस संपत्ति पर ऐश करें जिस पर मेरा भी बराबर का हक है। मेरी पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई है मैडम, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे पता है मैं आपकी पसंदीदा विद्यार्थी थी, आप मेरी मदद कर देती तो बहुत अच्छा होता। लता मैडम ने बोला, स्कूल खत्म होने के बाद मेरे घर आ जाना, वहाँ आराम से बातें करेंगे और तुम्हारे आगे के जीवन के बारे में सोचेंगे। मैं चुपचाप घर आ गई। घर पर काफी तानों का सामना करना पड़ा, पर मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चुपचाप रसोई घर में गई, अपने लिए 2 रोटियां बनाई और थोड़ा सा आलू भूंजा और अपने रूम में जाकर खाने लगी। माँ और भाभी को पता चल चुका था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ ने बोल दिया, अब जब इसी तरह से रहने का इरादा है तो घर का काम भी कर, जाकर सारे कमरों की चादर बदल और धो डाल। मैंने बोला, मैं क्यों करूं? अगर मुझे हक और सम्मान के साथ इस घर में रहने दिया जाता तो जरूर करती। मैं तो जबरदस्ती इस घर में हूँ, तो मैं अपने कमरे की साफ सफाई कर लूंगी, उससे ज्यादा की उम्मीद मेरे से मत करना, कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया।
बहुत ढीठ हो गई थी मैं, जो कि मुझे होना ही था अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। खैर, शाम को मैं लता मैडम से मिलने उनके घर गई। लता मैडम के पति भी आए हुए थे, जो कि वकील थे। मैंने उन्हें अपने घर का सारा हाल बताया। उन्होंने बोला, बिल्कुल, यह सब तुम्हारे यहाँ की पुश्तैनी संपत्ति है। यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी का मकान भी उसी ज़मीन पर बना हुआ है जो तुम्हारे दादाजी के द्वारा बनवाया गया है। तुम्हारा एक और घर जो किराए पर दिया हुआ है, वह भी तुम्हारे पिता की संपत्ति में से नहीं बल्कि पुरखों की संपत्ति में से है। सब पर तुम्हारा बराबर का हक है। अगर तुम्हारे माँ पिताजी चाहें तो भी तुम्हें अपना हक लेने से रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने उनके हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा, क्योंकि इसके अलावा उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे पता था लता मैडम मेरी मदद करेंगी, क्योंकि वह मेरी जैसी लड़कियों की मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। वकील साहब ने मेरे घर वालों को समझाने की कोशिश की कि मुझे मेरा हक दे दिया जाए, पर वह सब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मजबूर होकर वकील साहब को कोर्ट में केस करना पड़ा। लता मैडम ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। 6 महीने के बाद कोर्ट का फैसला आया और मुझे मेरे मायके की सारी संपत्ति में से आधी संपत्ति मिल गई। हाँ, माँ पिताजी ने अपनी खुद की कमाई गई संपत्ति में से मुझे कुछ भी देने से इनकार कर दिया, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि माँ के पास खुद के पैसों से बनाए गए जेवर के अलावा अच्छे खासे पुश्तैनी जेवर भी हैं, पर मैं उसे साबित नहीं कर सकती थी। खैर, बेटी थी, बेटी होने का खामियाजा तो मुझे भुगतना ही था। घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं उनकी पसंद नापसंद की वजह से अपनी ज़िंदगी खराब करने के पक्ष में नहीं थी। मैंने अपने लिए कदम उठाया था। क्यों नहीं लड़कियां अपने लिए कदम उठा पाती? क्यों नहीं अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं? क्यों अपने माँ बाप को खुश करने के लिए खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार हो जाती हैं? अगर मैं अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उस समझौते की शादी को निभाती रहती, ज़िंदगी भर कष्ट झेलती रहती, तो मेरे माँ बाप, भाई भाभी बहुत खुश रहते, पर मैं तो खुश नहीं रहती। क्यों लड़की अपनी खुशी नहीं देखती? खैर, अब मुझे अच्छी खासी संपत्ति मिल चुकी थी और किराए पर चढ़ा हुआ घर भी मेरे हिस्से में आ गया था। मैंने लता मैडम और उनके पति का बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने बोला, अब तुम सबसे पहले अपनी पढ़ाई करो। मैंने बोला, हाँ मैडम। अब मैं मायके वाले घर से निकलकर अपने हिस्से में मिले किराए वाले घर की ओर जा रही थी कि भाभी ने ताना मारा, जब आधा बंटवारा ले ही लिया है तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी आधी निभानी पड़ेगी। इस सवाल के लिए मैं पहले से तैयार थी। मैंने बोला, बिल्कुल निभाती, लेकिन यदि माँ बाप ने मुझे अपनी संपत्ति में से थोड़ा सा भी हिस्सा दिया होता। मुझे जो संपत्ति मिली है वह मेरे पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति नहीं है, बल्कि पुश्तैनी संपत्ति है, जिस पर जितना हक मेरे भाई का है उतना ही हक मेरा भी है। तो इस उम्मीद में मत रहना आप लोग। और अगर सास ससुर की सेवा करवाने का इतना ही शौक है तो अपने सास ससुर की संपत्ति की आधी संपत्ति मुझे दे दो। मैं खुशी खुशी उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, आधी नहीं। और भाभी और माँ का मुंह बंद हो गया और वह चुपचाप अंदर चली गई, क्योंकि उनके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। जल्द ही किराए के घर में मैंने अपने लिए थोड़ा सा हिस्सा रखा और बाकी के हिस्से किराए पर ही रहने दिए, जिसका किराया अच्छा खासा आता था, क्योंकि वह घर काफ़ी अच्छे से बना हुआ था और कस्बे के सरकारी कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों ने किराए पर ले रखे थे। और जितने खेत मेरे हिस्से में आए थे वह सब मैंने बेच दिए, क्योंकि मुझे पता था मैं उन्हें नहीं संभाल पाऊंगी। उन खेतों को बेचकर एक बहुत बड़ी अच्छी खासी रकम मिली थी मुझे। इस बीच मेरे ससुराल वाले 1-2 बार मुझे लेने आए, पर मैंने साफ मना कर दिया और बोल दिया, मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर मैं नहीं रह सकती आपके साथ। मेरे माँ बाप, भाई भाभी मुझसे नफरत करते थे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं खुश थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती थी। मुझे समझौते की ज़िंदगी नहीं जीनी थी। मैं सुख सुविधाओं के साथ ज़िंदगी जी सकती थी, जिस पर मेरा हक था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। किराए से अच्छे खासे पैसे आ रहे थे और खेत बेचकर जो पैसे मिले उन सबको वकील साहब की मदद से मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया था, जो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहे थे। मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ी थी, इसलिए मुझे दोबारा से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना पड़ा था। 3 साल के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। 3 सालों में शेयर मार्केट में मेरा पैसा अच्छा खासा बढ़ चुका था। लता मैडम भी अब रिटायर हो चुकी थी। लता मैडम के साथ मिलकर मैंने अपने पैसों से एक जीन्स की पैंट बनाने की फैक्ट्री शुरू की। यह सब कुछ करने में 6 महीने का वक्त लगा। पैसों का इंतजाम मैंने किया था और एक्सपीरियंस और मैन पावर लता जी और उनके पति के पास था, क्योंकि लता जी के ससुराल में यही काम होता था
और उनके पति को उसकी अच्छी खासी जानकारी थी। 70% और 30% का शेयर था मेरा और लता मैडम का, जो कि हमारी आपसी सहमति से तय हुआ था। सारी मैन पावर, मशीन वगैरह, इन सब का इंतजाम लता जी के पति ने ही किया था। डीलर्स वगैरह का अरेंजमेंट भी उन्होंने ही किया था। 1-2 साल संघर्ष करने पड़े। माँ बाप, भाई भाभी को लग रहा था कि मैं अपने हक की संपत्ति लेकर उन पैसों को डुबा दूंगी, लेकिन 2 से 3 साल में मेरी फैक्ट्री अच्छी खासी चल निकली। जीन्स की डीलिंग के सिलसिले में मेरा शहर जाना होता था, जहां हमारा मुख्य डीलर था समर। धीरे धीरे मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पता था माँ बाप, भाई भाभी को मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे भी अब उनसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी खुशियाँ उतनी ही प्यारी थी जितनी उन लोगों को अपनी खुशियाँ प्यारी थी। और खुश रहने का हक तो सबको है ना। मैंने लता जी के सहयोग और आशीर्वाद से अपनी पसंद से समर से शादी कर ली। समर और उसके घर वालों को मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता था। समर के घर जाने पर मुझे वह सारी सुख सुविधाएं मिली जिसकी मैं हकदार थी। बहुत खुश थी मैं समर के साथ। अब मैं समर के बिजनेस में और समर मेरे बिजनेस में शामिल हो चुका था और लता जी और उनके पति तो थे ही। धीरे धीरे हम तरक्की की उड़ान भर रहे हैं। भले गांव घर के लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खुश हूँ।